हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, और आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बातें देखेंगे। तो मेनली सबसे पहले हम बारी बारी स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन सर? सर हम एल्डिहाइड का देखेंगे। एल्डिहाइड मतलब क्या कि ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप CHO जुड़ा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड कंपाउंड बोलते हैं। अच्छा, फिर और किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे? कीटोन का। तो कीटोन क्या कि ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसमें CO जुड़ा हो, ठीक है ना? क्या जुड़ा हो? CO जुड़ा हो। और फिर हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH यदि फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा हो। ओके, सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन, यानी किस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेनली जो एल्डिहाइड होते हैं वो एक्चुअल में टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वाले पोर्शन में आते हैं, है ना? यानी हमेशा कहाँ पे पाए जाएंगे? टर्मिनल में। तो हम सबसे पहला देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे तो हम दो टाइप के एल्डिहाइड यहाँ से निकाल रहे होंगे। दो टाइप के एल्डिहाइड कौन कौन से? पहला एल्डिहाइड मैं जो लूँगा वो लूँगा एलिफैटिक एल्डिहाइड, और दूसरा जो मैं लूँगा वो लूँगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है? तो मेनली एलिफैटिक एल्डिहाइड का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई ऐसी संरचना ले रहे हैं जिसमें जो हमारा CHO ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ हो जो या तो एल्केन हो, या तो एल्कीन हो, या तो एल्काइन है। अब इससे तो नहीं कुछ समझ में आया? मतलब सिंपल ओपन स्ट्रक्चर से अगर जुड़ा हो, यानी ओपन हाइड्रोकार्बन से यदि जुड़ा हुआ है हमारा CHO ग्रुप, ठीक है? CHO पहली बात तो क्या है? टर्मिनल है, टर्मिनल वाला फंक्शनल ग्रुप है, यानी हमेशा एक अंत में होगा, या तो पहले होगा या तो अंत में होगा। यानी हमेशा ये पहले सीधा हमेशा किनारे पे उपस्थित होगा, बीच में नहीं पाया जाएगा, है ना? या तो इस किनारे, यानी अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं RCHO, या दूसरा तरीका हमारे सामने है कि यहाँ पे CHO है, या ऐसे लिख दो HO और यहाँ पे R लिखो, ठीक है? तो अगर ये जो R है, ये R कैसा है? मेनली सेचुरेटेड, R अनसेचुरेटेड है, लेकिन कैसा है? सिंपल ओपन चेन है। कैसा है? ओपन चेन। तो अगर ओपन चेन या ओपन हाइड्रोकार्बन से जुड़ा हुआ है तब इसको हम क्या बोलेंगे? एलिफैटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH3CHO, ठीक? ऐसे ही C2H5CHO, ऐसे ही CHOC3H7। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब एलिफैटिक एल्डिहाइड है। जबकि एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात की जाए तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या होगा कि ये जो हमारा कौन CHO है, ये CHO कनेक्ट होगा जिस R से, ये R कैसा होगा सर? ये एरिल होगा, है ना? ये कोई एरिल कंपाउंड होगा। एरिल कंपाउंड सीधा मतलब बेंजीन। एरिल मतलब जहां पे भी नाम आए एरिल, उसका मतलब क्या समझ लेंगे आप? बेंजीन, ठीक है? तो अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर से हमारा क्या जुड़ जा रहा है? CHO जुड़ जा रहा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो बेंजीन से अगर हमारा कंपाउंड जुड़ जाएगा CHO तो एरोमेटिक। एक बार अगेन मैं बोल दूंगा, यहाँ पे R क्या होगा? तो यहाँ पे R जो होगा मेरा एल्किल ग्रुप होगा। R क्या होगा? यहाँ पे एल्किल ग्रुप होगा। तो एलिफैटिक, और अगर एरिल ग्रुप हुआ या एरिल कंपाउंड हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया? CHO, ये एक हो गया। दूसरे नंबर पे देखिएगा, यहाँ पे है हमारा CHO, यहाँ पे है OCH3,
या OCH, और यहाँ पे है हमारे पास OH, यहाँ पे आप क्या जोड़ दीजिए, OH। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये जो आपको कंपाउंड नज़र आ रही है कैसे हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्लियर? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे बोलेंगे और एलिफेटिक एल्डिहाइड किसे बोलेंगे, क्लियर हो गया? अगर एरिल ग्रुप से एल्किल ग्रुप से जुड़ा है CHO तो उसको हम एलिफेटिक, और अगर हमारा एरिल ग्रुप से जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। ठीक है, इसको आप क्या कर लेंगे, सडन में नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे मतलब नेक्स्ट वाले पोर्शन पे जाएंगे। अब हम किसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो अब हम अगले वाले का देखेंगे, कीटोन का। तो कीटोन का यदि हम देखेंगे तो देखिएगा कीटोन का मेनली कीटोन जो होता है वो कैसा है, तो क्या ये भी टर्मिनल वाला है, बिल्कुल नहीं। कीटोन जो है अपना टर्मिनल वाला फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये एक्चुअल में कहाँ जुड़ता है, तो ये एक्चुअल में बीच में जुड़ता है, यानी इधर भी हाइड्रोकार्बन इधर भी हाइड्रोकार्बन, और बीच में ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि इनके क्लासिफिकेशन की, तो इनकी भी क्लासिफिकेशन सेम टाइप से होगी, यानी ये भी क्या होंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक में जाएंगे, यानी एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन। फिर वही बात, एलिफेटिक और एरोमेटिक की बात की जाए तो सेम कहानी चलेगी। एलिफेटिक मतलब अगर मान लीजिए कि ये जो C है और यहाँ पे O है और इधर R है इधर R है, तो ये अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो मेनली ये जो दोनों के दोनों R हैं, ये दोनों R क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, दोनों क्या हो, एल्किल ग्रुप हो, तब हम क्या कहेंगे इसको, एलिफेटिक कीटोन। जबकि एरोमेटिक कीटोन मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R हो, यहाँ पे भी R हो, और ये R डैश से अलग हो, लेकिन एक एरिल हो, वन एरिल हो और वन एल्किल हो, वन एल्किल हो, या ये एरिल है साथ साथ ये भी एरिल हो। ठीक है, या तो दोनों एरिल ग्रुप हो, एरिल मतलब बेंजीन हो दोनों साइड से, या एक साइड बेंजीन हो दूसरे साइड एल्किल हो। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है एल्किल और एरिल में, क्योंकि ये बहुत बेसिक बातें हैं और मैंने पढ़ा दी है ना, और आप जानते होंगे, मैंने नहीं भी पढ़ाया होगा तो भी आप जानते होंगे। एल्किल मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और ये कैसे होंगे, ओपन होंगे, कैसे होंगे, ओपन होंगे, यानी ओपन हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पे एरिल की बात किया तो सीधा सीधा बेंजीन, सीधा सीधा बेंजीन। ठीक है ना, यानी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो C6H5 इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस बात को भूलिएगा मत, एरिल मतलब बेंजीन और एल्किल मतलब ओपन कार्बन हाइड्रोकार्बन, ओपन हाइड्रोकार्बन। क्लियर है, क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो कनेक्ट होगा। ठीक है ना, C6H6 बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब फार्मूला C6H6 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से लेस होगा, कम होगा, तभी तो जाके ये जुड़ेगा अगले से। ओके, इसीलिए मैंने बोला था C6H5। ओके, तो एक एरिल और एक क्या हो, एल्किल हो, या दोनों साइड एरिल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कीटोन। जैसे ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है CH3 है, और इधर आपका पूरा का पूरा ग्रुप में जुड़ गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एरोमेटिक कीटोन है। ऐसे ही और भी मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे C हो, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे दोनों साइड इसके क्या हो, बेंजीन आ गया, तब इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। क्लियर है, बिल्कुल। अब इधर आएंगे, इधर देखेंगे तो एलिफेटिक का तो क्लियर है कि दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, तो इस हिसाब से मतलब एलिफेटिक को अगर हम इस हिसाब से देखें तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में कैसे, मतलब मेनली हम बोल सकते हैं सिमेट्रिकल कीटोन और एक अनसिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये बात ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, इधर R है, इधर भी क्या है, R है, इधर R है, इधर भी R है, और ये दोनों R सेम हो, यानी बोथ एल्किल ग्रुप आर सेम,
तब उस कंडीशन में उस कीटोन को क्या बोलेंगे हम लोग, उस कीटोन को सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे या सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन बोलेंगे। ओके, जबकि अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इधर वाला एल्किल ग्रुप और इधर वाला एल्किल ग्रुप अलग अलग है, ठीक है ना, यानी बोथ एल्किल ग्रुप आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर डिफरेंट है तब उस कंडीशन में ये कैसा कीटोन हो गया, अनसिमेट्रिकल कीटोन हो गया, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि C डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है CH3 है और इधर C2H5 है। क्या इधर वाला और इधर वाला सेम है? नहीं सर, इधर क्या है मेथिल है और इधर क्या है एथिल है ना। तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये कैसा है सर, ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ठीक है ना। और यहाँ पे आइए, अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे C2H5 है और इस साइड भी क्या है C2H5 है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों सेम है कि नहीं है, यानी इधर भी एथिल और इधर भी एथिल। तो अगर दोनों साइड एथिल एथिल है यानी दोनों सेम ग्रुप जुड़ गए हैं, तो दोनों सेम ग्रुप है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन। क्लियर है? बिल्कुल, आई होप आप ये बातें समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी तो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कीटोन का देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इसको पहले नोट डाउन करिए। चलिए अब हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन। तो मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो ये भी कैसा है, टर्मिनल वाला भी है, हमेशा किनारे पे मौजूद होगा, ठीक है, टर्मिनल वाला है फंक्शनल ग्रुप, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है C डबल O यहाँ पे OH, ठीक है ना, ये इसकी पहचान है। अब इसके क्लासिफिकेशन को लोगे, सेम उसी तरीके से क्लासिफिकेशन इसका भी कर देंगे, है ना। फटाफट करते हैं, मेनली एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक की बात मैं करूं तो एलिफेटिक का कैसा होगा, मतलब अगर हम एलिफेटिक की बात करें तो ये जो मेरा C डबल OH है, यहाँ पे C डबल O, यहाँ पे OH और इधर क्या है R, और R ये क्या हो, ये एल्किल ग्रुप हो। अगर एल्किल ग्रुप है तब उस कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CA, आप पकड़ लेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और एरोमेटिक का मतलब, अगर मान लीजिए ये जो मेरा C डबल OH है, ये जिससे जुड़ा है, ठीक है ना, जिस हाइड्रोकार्बन से जुड़ा है वो कैसा है, एरिल ग्रुप है। वो किस ग्रुप से जुड़ गया है, एरिल ग्रुप से। तो अगर एरिल ग्रुप से जुड़ गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, C डबल O OH है और इधर क्या है CH3 है, ओके, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे CH3 है, C डबल O, यहाँ पे OH है और यहाँ पे सॉरी CH3 मैंने जोड़ दिया, C2H5 जोड़ दीजिए आप, ओके। अच्छा, ये इस किनारे भी हो सकता है, इस किनारे, जैसे तीसरा एग्जांपल अगर मैं दिखाऊँ आपको तो C डबल O, यहाँ पे OH और इधर क्या है C4H9 है, ठीक है ना, C4H9 है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। जबकि एरोमेटिक की बात करोगे तो ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन से हम क्या करेंगे, इस बेंजीन से हम C डबल OH डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और भी चीज़ें आप यहाँ से बनाते जाओ मेनली सपोज कर लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है C डबल OH है, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्लियर है? बिल्कुल। अब अगर हम एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी कई सारे प्रकार में डिवाइड हो सकता है। कई सारे मतलब मेनली 3 प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। पहला वो होगा मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो मेरा एल्किल ग्रुप है उसके साथ जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी C डबल OH है वो एक्चुअल में कितने लोगों से कितना जुड़ा होगा, 1। यानी इस R के साथ कितना जुड़ा हुआ है, इस R के साथ सिर्फ और सिर्फ एक COH जुड़ा है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर क्या हो, 2 जुड़ जाए तब क्या बोलेंगे इसको, डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होगा कि R से 2 जुड़े होंगे, R से क्या कितने जुड़े होंगे, 2 जुड़े होंगे। तो 2 जुड़ गया तो इस कंडीशन में क्या बोलूँगा मैं, डाई एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर 3 जुड़ गया तो क्या बोल दूंगा मैं, ट्राई एलिफेटिक
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यानी ये R है, इधर से COOH, नीचे से COOH और बगल से भी COOH। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये बातें क्लियर हो जाएंगी, हाँ या ना, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इनका क्या देखे, क्लासिफिकेशन देखे। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की कहानी खत्म करते हैं, अब बात करते हैं नामकरण की, क्योंकि पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बात किया था कि हम नामकरण से स्टार्ट करेंगे। वो तो हमने सोचा कि एक बार थोड़ा थोड़ा है, छोटे छोटे हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद कहानी आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा हाँ, एक क्लासिफिकेशन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेनली हम लोग जानते हैं कि 3 हमको करना था, 3, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एसिड है ना, लास्ट में क्या लगा है, इस एसिड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जुड़ने के कारण एसिड बना दे रहा है। मतलब जब भी COOH जुड़ेगा किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और इस नेचर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 तरीके के एसिड बनाएगा। एक तो कैसा बनाएगा, एलिफेटिक एसिड बनाएगा, एलिफेटिक बनाएगा, और एक दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एसिड तो ऑलरेडी है ना, ये एसिड यहाँ भी है, यहाँ भी है। मेनली इसको अगर हम एसिड बोलने लगेंगे कि ये अलग है, ये अलग है, नहीं, ऐसे नहीं। COOH के जुड़ने की कला के अनुसार, देखिए ये एसिड है, ये भी एसिड है, लेकिन यहाँ पे जो कला होगी, यानी यहाँ पे जो जुड़ने का तरीका होगा वो चेंज होगा। उस आधार पे हम एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं एसिड का आपको क्लासिफिकेशन 2 सेकंड में करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई ऐसा एसिड का ग्रुप है, पहले क्लासिफिकेशन में लिख तो दे। पहला हमारे सामने होगा एरोमेटिक एसिड, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे सामने साइड चेन एसिड। ठीक है ना, साइड चेन एसिड। अब मतलब ध्यान से समझिएगा, मेनली क्या होगा कि मान लीजिए ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन से जो COOH वो डायरेक्ट जुड़ा है। अगर डायरेक्ट जुड़ा है तब उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। लेकिन अगर वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, वो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, मेनली ऐसे है कि ये बेंजीन है, इस बेंजीन से हमारा कोई ग्रुप था CH3 जुड़ा था, और इस CH3 से कौन जुड़ गया, COOH जुड़ गया, तो यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। यानी ये जो COH है वो साइड चेन से जुड़ा हुआ है ना, यानी ये बेंजीन है, बेंजीन से ये है CH2 साइड चेन, बेंजीन का साइड चेन CH2 और CH2 से जुड़ा हुआ है COOH। तो इस एसिड को हम क्या बोलेंगे, साइड चेन एसिड बोलेंगे। और अगर डायरेक्ट जुड़ा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एसिड बोलेंगे। क्लियर है, बस इतनी सी बात आपको समझनी थी कि डायरेक्ट जुड़ा है तो एरोमेटिक एसिड, और अगर क्या जुड़ा हो, साइड चेन से जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, साइड चेन एसिड। ठीक है, ठीक है, तो अभी इतना नोट करिए, फिर अगेन हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर। चलिए अब देखेंगे नॉमेनक्लेचर। तो मेनली नॉमेनक्लेचर किसका कर रहे हैं सर, हम कार्बोनिल ग्रुप का करने जा रहे हैं, है ना, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप मतलब जिसमें क्या आ रहा हो, COO, है ना, COO, यहाँ पे R हो। ओके, मतलब सीधा सीधा ऐसे, अगर आपको नजर आए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। यानी C हो, उसके ऊपर वो किससे जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के साथ O से जुड़ा हो, और दोनों साइड वो किसी ना किसी से कनेक्टेड हो, तब उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर हम लोगों ने 3 लोगों को रखा है मेनली। पहले नंबर पे हमारे पास है कीटोन, दूसरे नंबर पे है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, नहीं पहले पे एल्डिहाइड लेते हैं, पहले पे एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड लेंगे। फिर दूसरे नंबर पे हम लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को। ऐसा मत सोचिएगा कि क्रम गड़बड़ा गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये कीटोन पहचान जानते ही हैं, RCHO, इसको सही फॉर्मेट में लिख देते हैं RCOOH, ताकि इसकी तरह दिखते रहे। ऐसे इसको हम देखेंगे तो RCOO, यहाँ पे OH, यहाँ पे RCOO, यहाँ पे भी R, ठीक है। तो ये कीटोन की कहानी है, ठीक है। मेनली इनका नामकरण करने जा रहे हैं, तो नामकरण के लिए हम सबको पता है कि ये तीनों के तीनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब इनके पास अपना एक सफिक्स पाया जाएगा,
और हम इसका यूज करेंगे एज अ प्लेस ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। तो इनके पास एक वर्ड होगा जो डिनोट कर रहा होगा, जो ये एहसास दिला रहा होगा कि ये लोग उसमें उपस्थित है। नामकरण मतलब नाम, और नाम में ही इनकी क्या छुपी होगी, पहचान, ठीक है ना। तो वो कैसे दिखा रहे होंगे, तो कुछ वर्ड ये देंगे और उन्हीं वर्ड को हमको लेके चलना है और नामकरण करना है। तो मेनली अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड हमको कहता है कि आप लास्ट में क्या लगा देना, एल, सेकेंडरी सफिक्स के यहाँ पे क्या लगा देना, एल। तो हम मतलब उस नाम में जब एल आप लगा दोगे तो क्लियरली पता चल जाएगा कि एल्डिहाइड यानी मैं आया हूँ। कार्बोक्सिलिक क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक बोलता है कि आप क्या जोड़ देना लास्ट में, ओइक एसिड, तो पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप है। और कीटोन कहता है कि क्या जोड़ देना, ONE, ओके, ONE जोड़ दीजिएगा यानी 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या पता चल जाएगा कि कीटोन ग्रुप आया है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर में हमें क्या करना है, सेकेंडरी सफिक्स के यहाँ पे एल लगाना है अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, और अगर क्या है कीटोन है तो ONE जोड़ना है। सर सेकेंडरी सफिक्स क्या है, तो देखिए नॉमेनक्लेचर का हमने पहले भी जिक्र किया था और रूल भी बताया था IUPAC का। तो IUPAC के रूल के अनुसार आप देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, रूट वर्ड, रूट वर्ड के बाद प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद देखेंगे इसके पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है। अच्छा, अब मेनली रूट वर्ड क्या होता है, तो अभी आपको समझ में आएगा कि आप एक पेरेंट कार्बन चेन चूज करेंगे, क्योंकि IUPAC इसके बाद 2-3 रूल और देती है। वो कहती है कि कभी भी कोई कंपाउंड दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला नजर आ रहा है, यानी उसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो उसमें पहले पेरेंट कार्बन चेन चूज करो। पेरेंट कार्बन चेन का मतलब ये होता है कि वो चेन चूज करो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा हो, यानी लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, ठीक है ना। अब लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद ये देखो कि वो जो चूज किया गया चेन है उसमें जो कार्बन आए हैं वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड वाले हैं या डबल बॉन्डेड वाले हैं, दैट मीन्स उनका नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बॉन्ड का नेचर पता चल जाता है, और बॉन्ड के नेचर से, बॉन्ड का नेचर कौन बताता है, प्राइमरी सफिक्स। अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन जोड़ देते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन जोड़ देते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है, सेकेंडरी सफिक्स से ये पता चलता है कि जो हमने पेरेंट कार्बन चेन चूज की है उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है, ओके। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन कौन देता है, तो सेकेंडरी सफिक्स देता है। सेकेंडरी सफिक्स किसकी इंफॉर्मेशन देता है, फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देता है, और यहीं पे हमको ये चिपकाना है। अगर एल्डिहाइड होगा तो Al डालेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तो ओइक, और कीटोन होगा तो 1। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि जो हमने पेरेंट कार्बन चेन चूज की है वो ओपन है कि क्लोज, ठीक है ना। तो ओपन है कि क्लोज ये बताता है कौन, प्राइमरी प्रीफिक्स। कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए ओपन होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे, और अगर क्लोज होगा तो साइक्लो डाल देंगे। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बताता है कि जो आपने पेरेंट कार्बन चेन चूज की है उस पेरेंट कार्बन चेन को चूज करने के दौरान आपको कितने कार्बन की सेक्रीफाइस करनी पड़ी, यानी कौन कौन से कार्बन उस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर नहीं आ पाए, यानी वो छूट गए जब आपने इसको सेलेक्ट किया, यानी बनाया पेरेंट कार्बन चेन। तो छूटे हुए कार्बन की बात करता है ये, छूटे हुए कार्बन की बात। और इसके पास भी अपना एक वर्ड है, देखिए हर वर्ड मतलब हर जगह पे, हर प्लेस पे अपना एक प्रॉपर एक वर्ड होगा और उस वर्ड के थ्रू चीजें डिनोट हो रही होंगी, ठीक है। अब चलिए ये सब कहानी समझ में आ गई। अब ये जब कहानी समझ में आ गई तो अब नामकरण करना सीख ही लेते हैं और देख ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक रूल याद रखेंगे। क्या बेसिक रूल है भाई, ये सबसे बड़ा रूल था IUPAC का कि लिखते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये लिखते हैं तो उससे पहले भी कुछ बातें याद रखते हैं, और बातें क्या याद रखते हैं, तो बातें ये याद रखते हैं कि हमेशा पहले हम पेरेंट कार्बन चेन चूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, चूज पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। अब पेरेंट कार्बन चेन चूज करने के कई सारे तरीके होते हैं। मेनली अगर मान लीजिए कि पूरा पेरेंट कार्बन चेन सादा है, यानी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, और अच्छा सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना है और वो भी कैसा है, सेचुरेटेड है। कैसा है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो उस कंडीशन में हम किस पे फोकस करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम पे। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है उसको पेरेंट कार्बन चेन चूज कर लेंगे। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड आया है और ट्रिपल बॉन्ड आया है तो क्या करते हैं, तब डबल या ट्रिपल जिधर पहले आ जाएगा, ठीक है ना, या डबल या ट्रिपल जिसमें पहले आएगा या जिसमें
वो आता है, नॉट पहले या ज़्यादा। इसलिए अब हमारा फोकस इस पे नहीं रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन आइटम किस में ज़्यादा हो रहा है, हम ये देखेंगे कि किस में ये आता है, ठीक है ना। यानी फोकस किस पे चला जाएगा, इस पे, ठीक है ना। तो फोकस इस पे करेंगे कि किस में आता है, ओके। लेकिन अगर मान लो फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर फोकस चेंज हो जाएगा, ना ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखेंगे, ना ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे। हम पेरेंट कार्बन चेन उसको चूज करेंगे जहां पे हमारा कौन आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है, ठीक है ना। तो ये प्रायोरिटी है कि भाई अगर फंक्शनल ग्रुप दिया गया तो पूरा फोकस किस पे रखो, इस पे, ठीक है ना। उससे भी कम फोकस किस पे करोगे, इस पे, और सबसे कम फोकस किस पे रखोगे, इस पे। ये तब यूज किया जाता है जब ना डबल बॉन्ड है ना ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये देखा जाता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड किस में आ रहा है, ठीक है ना। अब उस हिसाब से देखो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किस में ज्यादा आता है। अगर मान लीजिए 3 ही कार्बन आ रहे हैं, मान लीजिए ऐसे भी हो सकती हैं स्थितियां। कैसी स्थितियां हो सकती हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे कहानी है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे जाएं तो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे होंगे। अगर हम सीधे चलें तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 ही होंगे ना। अगर हम नीचे जाएं तो 8 हो रहे हैं और सीधा जाए तो 7 हो रहे हैं। तो अगर हम पहले के अनुसार देखें तब तो मेरी पेरेंट कार्बन चेन ये होगी, लेकिन ये क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो ये भूल जाओ कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा किस में हो रहा है, ये फोकस करो कि डबल बॉन्ड किस में आ रहा है। तो पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, ये वाली। भले इसमें 7 ही कार्बन है लेकिन ये मानी जाएगी क्योंकि हमको प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। क्लियर है, ये बहुत आसान है। और अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो सब छोड़ देंगे, पूरा फोकस किस पे चला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप में। मतलब मान लो कि यहाँ पे हमारा जुड़ गया COOH, ठीक है, तब पूरा फोकस किस पे हो जाएगा, इस पे। अब स्टार्टिंग भी यही से होगी, तब ये वाला ले लेंगे पेरेंट कार्बन चेन। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, इसके साथ अन्याय नहीं करेंगे, इसको भी अपने पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ले लेंगे। अगर यहाँ से देखा जाए तो कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं, मात्र 6 है, लेकिन ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन बन गई। भले ही नंबर ऑफ कार्बन आइटम इसमें सबसे कम है, लेकिन क्यों बन गया, क्योंकि इसमें क्या आ गए हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया है ना। तो हमारा फोकस किस पे चला जाएगा, फंक्शनल ग्रुप पे। तो पेरेंट कार्बन चेन को चूज करते वक्त ये ध्यान जरूर देंगे, ओके। ये तो बेसिक्स है, IUPAC में देखे होंगे आप लोग, नहीं देखे होंगे तो अगर चाहें तो आप देख सकते हैं, IUPAC की वीडियोस पड़ी हैं। अब सेकेंड नंबर पे जाएंगे। सेकेंड नंबर पे क्या करेंगे, जब हमने पेरेंट कार्बन चेन चूज कर ली तो फिर हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, है ना। यानी दूसरा काम हम करते हैं नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग किधर से करेंगे भाई, तो फिर से वही काम, प्रायोरिटी के बिहाफ पे। प्रायोरिटी सबसे पहले किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप जिधर होगा प्रायोरिटी उधर देंगे, यानी नंबरिंग उधर से करेंगे, उसको सबसे कम नंबर देंगे, ओके। लोवेस्ट नंबर किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। फिर उसके बाद किसको रखेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड को, इन या आइन को, ठीक है ना, इन या आइन को, इसको हम बाद में प्रायोरिटी रखेंगे। और फिर तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे प्रायोरिटी में, सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब छूटे हुए कार्बन जिधर से आ रहे हैं उस पे भी फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहला फोकस हम किस पे रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे, उसके बाद डबल और ट्रिपल वाले पे, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट पे। और जब नंबरिंग हो गई तब हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, मतलब लिखेंगे। और राइट करेंगे तो फिर किस पे कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हमेशा याद रखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे होंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर बनाया है IUPAC ने ऑर्डर बनाया ना, प्राइमरी है, फिर सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो हम देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स में कई सारे आ रहे हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स में कई सारे, यानी सब्स्टिट्यूएंट कई सारे हैं, मेथाइल है, थाइल है, कई सारे छूट रहे हैं कार्बन अलग अलग जगहों पे, तो कई सारे हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स में आएंगे। मेथाइल आ गया, एथाइल आ गया। मेथाइल मतलब CH3 छूट रहा था, फिर एथाइल भी छूट रहा था, है ना। तो इन दोनों में से मतलब C2H5 है, तो किसको पहले लिखेंगे, एथाइल को, क्योंकि एथाइल में E जो है वो पहले आता है, इसलिए E को हम पहले लिखेंगे, ओके। तो इस तरीके से काम करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर न देते हुए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट नामकरण पे आते हैं। तो सबसे पहला हम नामकरण करने जा रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का।
किसका? एल्डिहाइड का। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए अब हम एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले HCHO। HCHO देखिए, जब भी हमारे पास टर्मिनल वाला आएगा तो इसके कार्बन को भी उसमें क्या करना है? कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। क्या करना है? यानी इस कार्बन को भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम HCHO का क्या होगा? एक ही कार्बन इस पूरे में नजर आ रहा है, तो एक कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? मेथ। सीधी बात है, एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्डेड होगा, है ना। नहीं सर, देखिए कार्बन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बना रहा है ओके साथ, तो यहाँ पे तो ई लगेगा, इन लगेगा। लेकिन यार हम जो एन और इन लगाते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच का देख के लगाते हैं। कार्बन दूसरे के साथ कितना बॉन्ड बना है उससे हमारा लेना देना नहीं है। कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है उस अनुसार बात करते हैं। तो ये क्या है एक्चुअल में? मेथ। मतलब एक कार्बन होता है तो मेथ लिखते हैं, और क्या है? सिंगल बॉन्डेड ही होगा तो मेथेन लिखेंगे। और क्या फिर करेंगे? तो ये इसमें फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है CHO। CHO के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Al, तो यहाँ पे लगा देंगे मेथेनॉल, बन गया। ऐसे ही हमारे सामने आ गया CH3 CHO। कितने कार्बन है इसके अंदर? दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे? एथेनॉल, है ना। बस सिंपल चलते जा रहा है। C2H5 CHO, इसका क्या होगा? प्रोपेनॉल। क्या होगा? प्रोपेनॉल। समझ में आ रहा है? देखिए 3 कार्बन हो गए ना, 2 और 1 3, तो 3 के लिए प्रोपेन लिखते हैं और उसमें क्या जोड़ देंगे? एयर, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर C3H6 अगर आ गया तब क्या लिखेंगे? C3H CHO। कितने कार्बन? 3 और 1 4, तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं अगर इसी को लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं CH3 CH2 CH2 CHO लिख सकता हूं। कितने कार्बन हो रहा है? 1 2 3 4। यही बात तो लिखी गई है ना, इसी चीज को लिखा हूं, बस थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। चेंज क्या किया? यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3, और यहाँ पे क्या लगा दिया? CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका नामकरण कैसे करूंगा? तो मेनली इसमें पेरेंट कार्बन चेन तो ये होगी ना। अभी तक तो कुछ नहीं छूट रहा था, तो डायरेक्ट हम पेरेंट कार्बन चेन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो छूट रहा है ना। देखिए पेरेंट कार्बन चेन कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी। अरे भाई ऐसे भी बनाओगे तो भी एक छूटेगा, ठीक है। तो अब छूटने वाला भी आ गया है, यानी हमारे पास क्या आ चुका है? प्राइमरी प्रीफिक्स, ऐसे सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी आ गया, तो सबसे पहले किसको लिखते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स। अभी तक नंबरिंग नहीं कर रहे थे क्योंकि कोई तामझाम नहीं था, लेकिन अब नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगी। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा, यहाँ से करेंगे। तो ये 1, ये क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ पे तब क्या हो जाएगा? 3, ठीक है ना। हमेशा याद रखेंगे कि CHO हो गया, COOH हो गया, जिधर से स्टार्टिंग किए हैं, यानी जिस किनारे से स्टार्ट नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब दूसरे नंबर पे क्या छूट रहा है? CH3 छूट रहा है, यानी दूसरे नंबर पे हम क्या लिख देंगे? मेथाइल लिख देंगे। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? तो 1 2 3। पेरेंट कार्बन चेन में कितने हैं? 3 है। 3 के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिखेंगे प्रोपेन। उसके बाद क्या करेंगे? प्रोपेन, और इसमें क्या सब सिंगल बॉन्डेड थे इसलिए N लिखा था, और चूंकि CHO आया फंक्शनल ग्रुप में तो क्या जोड़ देंगे? अल। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। मैंने कितने लिखे? 1 2 3, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना हो गया? 5, ठीक है। अब ये तो जो हमने लिखा है ये IUPAC नेम है, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि आपके सामने बहुत बार क्या नजर आएगा? कॉमन नेम इनका नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कॉमन नेम। और कॉमन नेम ही आपको क्या करता है? फंसाता है। ये तो आप कैसे भी लिख देंगे, आपको 12 बजे रात में भी उठा दिया जाए, आप सो रहे हैं और उठा दिया जाए, आपसे लिखने के लिए बोला जाए, आप लिख देंगे, बिकॉज इसमें कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? कॉमन नेम में। कॉमन नेम को याद करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इस बात को पहले आप जान लीजिएगा कि यहाँ पे कोई ट्रिक है ही नहीं। मेनली जो आप देख रहे हो HCHO, ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ओके। अब ऐसे ही फिर एथेनॉल है। अच्छा ये वाला भी देख लीजिए, मैं यहाँ से लेके वहाँ तक जाता हूँ, ठीक है।
मैं यहाँ से देखता हूँ यहाँ पे इस वाले को जब हम देखते हैं तो इस वाले को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं आइसो ब्यूट्रिल एल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ब्यूट्रिल एल्डिहाइड। ओके, ब्यूट्रिल एल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपियोन एल्डिहाइड। ठीक है, और ऐसे ही इसको नाम दे देंगे हम लोग एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। मेनली आप चाहो तो एल हटा के डिहाइड डायरेक्ट डाल दो, मतलब सॉरी ये डाल के मतलब डायरेक्ट डिहाइड डाल दो, पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। हाँ, एसिटाइल एल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड में जो बार बार आप एल डाल रहे हो डायरेक्ट हटा भी सकते हो। ओके, या एल्डिहाइड लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया जी? बिल्कुल, इस बात को भूलिएगा नहीं। अच्छा, यहाँ पे फॉर्म में एल्डिहाइड लिख सकता था लेकिन ए और ई दोनों आ रहे थे, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, ए को हटा दिया। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हैं, समझ लेंगे। नोट करिए पहले, इसमें एक जगह पे देखिएगा मिस्टेक हो गई, मैंने ई बोल दिया, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, ए होगा। फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको, प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एंड इसके साथ साथ इसको यहाँ पे भी गलत है, एक्चुअल में ब्यूटीरा एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ओके, ब्यूटीरा एल्डिहाइड। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये बेसिक नाम। ठीक, अब ये तो हम लोगों ने जो भी लिखा है ये सब के सब क्या है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है ना। अगर हम चाहें क्या लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। मेनली हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, बेंजीन, और बेंजीन के साथ हमने क्या रखा है, CHO। तो ये क्या बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बता सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजा एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंजा एल्डिहाइड। बेंजीन के साथ लिखा है तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बेंजा एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसका ये तो सॉरी ये IPSC नेम नहीं, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम इसका क्या लिखिएगा, बेंजा एल्डिहाइड, बेंजा एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपसे बोल दें, अगर आपसे कॉमन नेम तो हो गया, मेनली अगर आपसे क्या बोलते हैं इसका IPSC नेम लिखने के लिए, तो IPSC नेम क्या होगा, IPSC नेम क्या लिख सकते हैं। आप लोगों को बताया गया था बेंजीन के साथ अगर कोई स्ट्रक्चर जुड़ता है तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हाँ, मतलब मेनली क्या रेफरेंस फ्रेम लेंगे, तो कौन सा रेफरेंस लेंगे बता सकते हैं आप लोग, पैरा आर्थो ये सब लेते हैं। तो पैरा आर्थो तब लेते हैं जब हमारे पास कोई दूसरा हो, ठीक है ना, इस पोर्शन के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई लेंगे तब हम बोलेंगे। ठीक है ना, फिलहाल में आप समझिए ध्यान से कि इस कंडीशन में कॉमन नेम, जब CHO मेरा यहाँ पे है तो कॉमन नेम एंड IPSC नेम दोनों क्या होंगे, सेम। तो याद रखिएगा कि बेंजा एल्डिहाइड यहाँ भी होगा। ठीक है, बेंजा एल्डिहाइड यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, आर्थो और पैरा की जो बात कर रही है वो यहाँ पे देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका बेंजीन है और यहाँ पे CHO है और यहाँ पे क्या है, CH3 है। ठीक है, तो कौन से पोर्शन पे है, ये आर्थो पे है, मेटा पे है कि पैरा पे है, ये आर्थो है, ये O होता है, ये M होता है, ये P होता है, तो आर्थो पे है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इसका ये कौन सा नेम है, ये IPSC है, कॉमन नेम पहले लिख लीजिए, बोलते हैं आर्थो ट्यूला एल्डिहाइड, सॉरी टोलुआ एल्डिहाइड। ठीक है, टोलुआ एल्डिहाइड, ये बेंजीन है। ओके, और इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो मेनली क्या लिखेंगे हम लोग, तो ये फर्स्ट पोजीशन हो गई, ये क्या हो गई, सेकेंड पोजीशन, और सेकेंड पोजीशन पे छूट रहा है ना एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथिल, यानी 2 पे छूट रहा है मेथिल, है ना, 2 पे मेथिल है। और इस कंडीशन में उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बेंजा एल्डिहाइड, 2 मेथाइल बेंजा एल्डिहाइड। ओके,
और भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहीं पे हम क्या और डाल दें, मतलब यहाँ पे अपना बेंजीन रखें, यहाँ पे CHO रखें, CH3 यहाँ पे OH डाल के लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया मेनली कैसे काम करना है ना। तो नाम लिखने के लिए तैयार रहिएगा और नाम याद भी रखिएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है वो ये है फॉर्मेल्डिहाइड यानी मेथेनॉल, ठीक है ना, और एसिटाइलडिहाइड मतलब एथेनॉल। ये ज़्यादा आपको सुनने के लिए मिलेगा और देखने के लिए भी मिलेगा, ठीक है ना। बाकी जो है वो थोड़े कम सुनाई देंगे, लेकिन ये दोनों मोस्ट फेमस है, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाइलडिहाइड, ठीक है ना। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एथेनॉल और एसिटाइलडिहाइड मतलब एथेनॉल। क्लियर है। अब ये पूरा क्लियर हो गया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर देखेंगे, और कौन सा देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिएगा और जो मेरे से मिस्टेक हुई वो आप सही कर लीजिएगा। ओके ठीक। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड पता है हमको क्या लास्ट में जुड़ा होगा, COH, और कौन सा वर्ड लगाना है हमको, ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो मेनली सबसे पहले वही काम करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे वही चीज़ नोट करूँगा जो वहाँ पे था, इन जस्ट पिछले स्लाइड में। बस क्या होगा, CHO को हटा के COOH डाल दूंगा। तो HCOOH है, इसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे बोलते थे फॉर्मेल्डिहाइड। अगर CHO है तो इसमें बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। सर ये क्या है, ये कॉमन नेम है, ये मैं बता रहा हूँ जो वो क्या है, कॉमन नेम है। थोड़ा कॉमन नेम को पहले रखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर होगा, ताकि मैं करेक्ट कराऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद आ जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम IUPAC लिखें, IUPAC, तो IUPAC क्या होगा, बड़ा आसान है, एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथ, सिंगल बॉन्डेड होगा N, और इसमें क्या जोड़ देना, ओइक एसिड, तो मेथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरे नंबर पे जाइए, दूसरे नंबर पे यहाँ पे H है, यहाँ पे नॉट H है, यहाँ पे है CH3 और COOH, वहाँ पे भी यही था। और वहाँ पे क्या बन रहा था, वहाँ पे बन रहा था एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, एसिटिक एसिड, ठीक है ना, एसिटिक एसिड। क्लियर है, एसिटिक एसिड बोलेंगे। और अगर हम IUPAC की बात करें तो 2 कार्बन हो चुके हैं, तो क्या बोलूँगा मैं, एथेन और ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक। ऐसे ही फिर अगेन करेंगे हम लोग, CH3 CH2 COOH, वहाँ भी यही किया था, यहाँ भी यही कर रहा है। अब वहाँ पे क्या बना था, वहाँ पे बोला गया था प्रोपियोन एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या बोलते हैं, सॉरी ये तो IUPAC बोल दिया मैंने, ये एक्चुअल में IUPAC होगा, प्रोपेनोइक एसिड। इसका अगर हम क्या बोलेंगे, इसका अगर हम कॉमन नेम ले तो वहाँ पे क्या किया था, प्रोपियोन, तो यहाँ भी यही होगा, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, सेम वही चल रहा है। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे चलते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH, इसका नाम लिखना है। तो वहाँ पे क्या आया था, ना, क्या आया था, ब्यूटरिक एसिड आया था, मतलब मेनली सॉरी ब्यूटरिक एसिड मैं कह रहा हूँ, ब्यूट्रा एल्डिहाइड, ऐसे आया था, ब्यूट्रा एल्डिहाइड, ये लिखा था। अब वहाँ पे एल्डिहाइड हटा के ब्यूट्रा था ना, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ए था, एक को हटाओ, एक यहाँ पे डाल दो, ब्यूट्रिक एसिड, यहाँ पे इक जोड़ रहे हैं हम, ध्यान देंगे, ध्यान से देखिए, फॉर्मिक एसिड, इक, तो ब्यूट्रिक क्या हो जाएगा, ब्यूट्रिक एसिड। और अगर हम इसका IUPAC लिखे तो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेनोइक एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगले केस में हम लोगों ने क्या किया था, एक को हटा दिया था, ऊपर चिपका दिया था। ऊपर चिपकाने का मतलब CH3 CH2, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे CH हटाओ, यहाँ पे CH3 डाल दो, ओके। तो उस कंडीशन में क्या बना था, आइसो ब्यूट्रा एल्डिहाइड बना था, है ना, आइसो ब्यूट्रा एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होगा, आइसो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, चूंकि IUPAC के अनुसार ये छूटा हुआ कार्बन है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि 2 पे छूटा हुआ कार्बन है मेथिल, और बाकी 3 पेरेंट कार्बन चेन के अंदर मिलेंगे। 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोपेन, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक, बिल्कुल। ये नाम याद होने चाहिए, ये 5 उसमें भी थे, यहाँ पे भी है, ठीक है, बिल्कुल। अब छठे नंबर पे आते हैं, सेम काम करेंगे। यहाँ पे
बेंजीन है, बेंजीन में क्या ऐड कर देंगे यहाँ पे COOH। नामकरण करेंगे इसका, क्या बनेगा, सीधी बात है सर, उसमें क्या बना था, अगर CHO था तो बेंजा एल्डिहाइड बना था, और यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और कॉमन नेम और IPSC दोनों इसके क्या होंगे, सेम, क्योंकि वहाँ भी वही था, बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, अगले केस में जाइए, 7वें नंबर पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे COS था और यहाँ पे ऑर्थो की जगह पे CH3 जोड़ दिया था। कॉमन नेम क्या बना था उसका, टोलुआ बना था ना, हाँ है ना, टोलुआ एल्डिहाइड है ना, टोलुआ एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ऑर्थो पे था, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऑर्थो, और यहाँ पे क्या करेंगे, टोलुइक एसिड, टोलुइक एसिड। ठीक है। लेकिन जब हम IUPAC लिखेंगे तो IUPAC में क्या बोलेंगे हम लोग कि भैया ये छूटा हुआ कार्बन है 2 पे, है ना, तो लिखूंगा मैं 2 पे छूटा हुआ कार्बन है, यानी मेथिल, और फिर क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, हाँ या ना। तो मैंने 7 यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए, ठीक है, और ये सातों के सातों क्या है, सेम है, जैसे कि एल्डिहाइड में थे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड दोनों को एक साथ रखा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, और जो लिखवाए जा रहे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका यूज भी करना है। तो मेनली अगर हमसे बोल दे फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड बोल देगा तो हम तुरंत करेक्ट कर लेंगे कि HCHO की बात कर रहा है, और बोल दिया फॉर्मिक एसिड तो हमको तुरंत समझ में आ जाएगा HCOOH की बात कर रहा है, ठीक है। बाकी IUPAC दे दिया तो वो तो और अच्छी बात है। IUPAC तो हमने बोला ना कि 12 बजे रात में भी हमें उठा दिया जाए तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से हमारे लिए क्या होते हैं, टफ होते हैं और ऑकवर्ड होते हैं, क्योंकि हम इनका कम यूज करते हैं। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि NCERT में आपको ज़्यादातर यही नाम नजर आएंगे, ओके। हमसे बोल दिया एसिटाइल्डिहाइड, तो इसका मतलब क्या होगा, एसिटाइल्डिहाइड का मतलब हम तुरंत जानते हैं कि CH3CHO की बात कर रहा है, जबकि एसिटिक एसिड की बात कर दिया तो CH3COOH की बात कर रहा है, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड की बात कर दिया तो प्रोपियोनिक एसिड का मतलब क्या होगा, CH3CH2COOH। और अगर बोल दिया प्रोपियोनाल्डिहाइड की तो इसका मतलब CH3CH2 और CHO, ठीक है, याद रखेंगे। ब्यूटरिक एसिड की बात कर दिया तो CH3CH2CH2CH2COOH। और अगर क्या बोल दिया ब्यूटेरा एल्डिहाइड तो इसका मतलब क्या होगा, CH3CH2CH2CHO, ओके। ऐसे ही अगर हमसे आइसोब्यूट्रिक एसिड की बात कर दिया तो CH3CH2 और COOH, और CH2 पे क्या होगा, चिपका होगा CH3, ठीक है। और अगर यही बोल दिया आइसोब्यूटेरा एल्डिहाइड तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेम कहानी में COOH को हटा के CHO डाल देंगे, ठीक है, बिल्कुल। अगर हमसे बोल दिया बेंजोइक एसिड तो बेंजीन के ऊपर कहाँ पे कहीं पे क्या चिपका देंगे, COOH। और अगर बेंजा एल्डिहाइड बोल दिया तो बेंजीन में हम क्या चिपका देंगे, CHO। अगर हमसे बोल दिया टोलुआ एल्डिहाइड तो टोलुआ एल्डिहाइड मतलब हमको क्या करना है, COOH ऐसे CHO को किसके साथ कनेक्ट कर देना है, बेंजीन के साथ, और CH3 जोड़ देना है ऑर्थो पोजीशन पे। और अगर बोल दिया टोलुइक एसिड तो टोलुइक एसिड में हमको क्या करना है, सिंपल कि बेंजीन के साथ COOH जोड़ देना है, और ऑर्थो पोजीशन पे आप क्या डाल दीजिएगा, CH3, ओके। तो CH3 जोड़ेंगे तभी टोलुइक एसिड कहलाएगा, उसके अलावा कुछ और जोड़ेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इसको नोट करिए। फिर हम अभी और कुछ देखेंगे कॉमन, अभी ऐसा है कि नहीं, खत्म नहीं किया, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या बोलते हैं एल्डिहाइड के कुछ और कॉमन नेम ऐसे ही देख लेते हैं। मैं सोच रहा था कि इतने तक रहने देते हैं, लेकिन कुछ और देख लेते हैं क्योंकि सिमिलरिटी मिल रही है, आप याद कर लेंगे, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब कुछ उन्हीं के और भी देख लेते हैं, जैसे CH3CH है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, CHO। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, एक्रोलीन बोलेंगे, एक्रोलीन बोलेंगे। लेकिन अगर इस CHO के जगह पे हटा के मैंने क्या जोड़ दिया, मतलब यहाँ से हटाया, इसको पहले मिटाइए, CH2CH, ठीक है, और यहाँ पे COOH जोड़ दिया, ठीक है, तब क्या होगा, ये एक्रोलिक होगा या एक्राइलिक बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, एक्राइलिक, सीधे में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ओके। इसको तब क्या बोलेंगे, एक्राइलिक एसिड बोलेंगे, और उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, एक्रोलीन बोलेंगे, ओके। अच्छा, अगले केस में मान लीजिए कि मैंने ऊपर CHO रखा, जस्ट उसके नीचे भी क्या रख दिया, CHO, तो CHO, तब इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सा एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, ऑक्सा एल्डिहाइड,
ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया, COOH रखा फिर COOH रखा, तब क्या इसको बोलेंगे, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही हमने अगर क्या किया कि हमारे पास बेंजीन था, हमने बेंजीन लिया, यहाँ पे COOH रखा, सॉरी CHO रखा और यहाँ पे OH रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या रख दिया, OH। तब उस कंडीशन में इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, सैलिसाइलेल्डिहाइड, ठीक है ना, सैलिसाइलेल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे COOH हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए OH, तब इसको क्या बोलेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड बोलेंगे। ओके, इन सब का आप मतलब समझ पा रहे होंगे ना। तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये पूरा है और यही डबल बार आ जाए, दैट मीन्स ये मान लेता हूँ कि ये CHO है और यहाँ पे CHO है और यहाँ पे भी क्या आ जाए, CHO आ जाए, ठीक है। यानी यहाँ पे भी CHO और दूसरे जगह पे भी क्या हो गया, CHO। तब इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे थैलेल्डिहाइड, ठीक है ना, एल्डिहाइड। और अगर यहीं पे ऐसे आ गया कि COOH यहाँ भी है और यहाँ भी क्या आ गया, COOH, ठीक है, तब उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड। ओके, आई बात समझ में, ये बोल देंगे। तो ये चारों थोड़े से क्या हैं, अलग है, इनको आप याद रखेंगे। ओके ओके, कि अगर ऐसे दिख रहा है तो एक्रोलिन, CHO जुड़ा है तो एक्रोलिन, अगर COOH जुड़ गया तो एक्राइलिक एसिड, ठीक है ना। अगर CHO के साथ कनेक्टेड है ऑक्सैल्डिहाइड और COOH के साथ जुड़ा है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है ना। CHO अगर दो बार CHOOH के साथ कहाँ पे आ गया, अगर बेंजीन के साथ है तो सैलिसाइलेल्डिहाइड, जबकि अगर COOH के साथ यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कौन आ गया है, एल्कोहल ग्रुप आ गया, तब इसको क्या बोलेंगे, सैलिसाइक्लिक एसिड, नॉट साइक्लिक, साइलिक एसिड। ओके, और अगर CHO के साथ कनेक्टेड है तब इसको क्या बोलेंगे, थैलाल्डिहाइड, ठीक है ना। आप एक काम करो ना, इसको P को ऐसे बाहर कर लो याद करने के लिए, तो इसको बोले ऐसे पैराथैल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, पैराथैल्डिहाइड, क्या बोलेंगे, पैराथैल्डिहाइड। जबकि इसको क्या बोलेंगे हम, पैराथैलिक एसिड। आप कहोगे पैरा कहाँ पे है, ठीक है, मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, अब ठीक है, ठीक है, अब सही नजर आएगा आपको। ओके, तो पैराथैल्डिहाइड और पैराथैलिक एसिड। ओके ओके, आई होप समझ में आ गया होगा और अब आप इनको याद भी कर लोगे। अब बचा कुछ है हमारे पास कीटोन, तो चलिए कीटोन को देख लेते हैं, इसको भी छाप लीजिए। चलिए, अब कीटोन का यदि हम नॉमेनक्लेचर देखें तो इसका बड़ा ही आसान है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा, COO, यहाँ भी R, यहाँ भी R होगा, और ये R बदल भी सकता है, यानी चेंज भी हो सकता है, यानी सेम नहीं भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। और इसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे या सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे, 1। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसके कॉमन नेम को आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, यानी इनके कॉमन नेम को आप खुद लिख सकते हो। अब कॉमन नेम लिखने का तरीका क्या होगा, तो मेनली आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पे जानते हो आप कीटोन होता है तो यहाँ पे लिखना कीटोन, और जैसा कि आप जानते हो कि इधर भी R है, इधर भी R है, दोनों तरफ R है, और मान लेता हूँ कि ये कैसा R है, एलिफेटिक कह रहा हूँ, एल्किल वाला है, यानी सीधा मैं बोलूँ तो ये कैसा कीटोन मैं ले रहा हूँ, एलिफेटिक। तो उस कंडीशन में दोनों साइड एल्किल ग्रुप होंगे, है ना, ये भी एल्किल होगा, ये भी एल्किल होगा। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना भी यही है, एल्किल कीटोन, ठीक है ना, एल्किल कीटोन, ये कॉमन नेमिंग होगी इसकी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में यहाँ पे पहले समझा दूँ, यहाँ पे COO, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3। अब इसका कॉमन नेम लिखना है तो बड़ा आसान है, इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है, 2 बार मेथिल है तो मैं क्या डायरेक्ट लिख दूंगा, डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे COO है, यहाँ पे C2H5 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है,
तो ये क्या है, मेथिल है, ये क्या है, एथिल है। किसको पहले लिखेंगे, एथिल को, तो एथिल मेथिल कीटोन, ठीक है, एथिल मेथिल कीटोन याद रखेंगे। कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इन सबको पहले देख लेंगे। आईपीएससी तो आपको आता है, आईपीएससी तो 2 सेकंड में आप कर लेंगे अभी, ठीक है। ऐसे ही हमारे सामने कोई और स्ट्रक्चर दे दिया गया, COO, यहाँ पे C3H5 सॉरी H5 कह रहा हूँ, H7 और इधर C2H5। नाम लिखना है इसका, क्या होगा, इसका नाम होगा, इधर क्या है, प्रोपिल है और इधर क्या है, एथिल है। तो प्रोपिल और एथिल में कौन पहले लिखा जाएगा, एथिल, एथिल फिर प्रोपिल कीटोन, हो गया बिल्कुल। तो इसका नामकरण हम ऐसे कर लेंगे, एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, इसमें और देख लेंगे, और मतलब कुछ और इम्पॉर्टेंट है, कॉमन नेम। कॉमन नेम में आप 2 और याद कर लीजिए, ये तो सब आसान है। कब के लिए, जब हमारे सामने जब एल्किल जुड़ा हो, मतलब ये भी आर और ये भी आर क्या हो, एल्किल हो, तो मेनली एल्किल एल्किन कीटोन, इसका कॉमन नेम आप खुद ही लिख लोगे, इसमें कोई दुविधा नहीं है ना। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर हमारे साथ बेंजीन के रिस्पेक्ट में दे दिया गया, यानी एरिल ग्रुप आ गया, है ना, यानी ऐसे दे दिया गया C डबल बॉन्ड O और इधर एक साइड क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है, इधर एक साइड क्या जुड़ गया, बेंजीन, ठीक है, एक साइड बेंजीन जुड़ गया, और एक साइड क्या जुड़ा है, एक साइड CH3, दैट मीन्स इधर एरिल ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसका नाम होगा बेंजाफिनॉन। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोफिनॉन, सॉरी बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन याद रखेंगे। कॉमन नेम इसका क्या बनेगा, बेंजोफिनॉन, पहले सही से लिख दूं मैं, बेंजोफिनॉन। और आईयूपीएसी भी इसका सेम है, इसको याद रखेंगे। जब हमारा कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड क्या जुड़ जाए, बेंजीन, दूसरे साइड मेथिल, तब उसको क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, बेंजोफिनॉन। और अगर दोनों साइड बेंजीन जुड़ जाए तब क्या बोलेंगे, तब इसको बोलेंगे एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन। इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन और इधर भी बेंजीन, इधर भी बेंजीन, तब इसको क्या नाम देते हैं, एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए जैसे इसका कॉमन है, ये सभी तक अभी तक मैंने क्या लिखे हैं, सब कॉमन नेम। यहाँ पे क्या देखना है, बस इस साइड कौन सा एल्किल ग्रुप है, इस साइड कौन सा है, बस लेके देख लिया, इधर भी मेथिल था, इधर भी मेथिल, तो डाइमेथिल कीटोन कॉमन नेम है ये। इधर क्या है, एथिल है, इधर क्या है, मेथिल है, तो एथिल मेथिल कीटोन। और अगर इधर क्या, अगर क्या, यहाँ पे पहले ही देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, प्रोपिल है और यहाँ पे एथिल है, तो एथिल प्रोपिल कीटोन। भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं हमेशा, ओके, तो ये हो जाएगा। अगर आईयूपीएसी लिखे तब, आईयूपीएसी अगर हम इसका लिखे तब, तो पेरेंट कार्बन चेन ये पूरी की पूरी हो जाएगी, है ना। इस पूरे को पेरेंट कार्बन चेन मान लेंगे। कितने नंबर पे हमारा मिल रहा है, ये दूसरे नंबर पे, बाकी कोई छूटने वाला ऑप्शन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं पेरेंट कार्बन चेन में, 3, तो क्या लिखूंगा मैं, प्रोप, सब सिंगल बॉन्डेड है, N हो गया। और कितने नंबर पे, 2 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है भाई, A1 2 और ये 3 होगा, तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 1, तो हो गया, प्रोपेन 2 1 हो गया। अच्छा, इसको देखा जाए, इसको अगर देखेंगे तो यही मेरा पेरेंट कार्बन चेन होगा। तो कितने कार्बन है, 2, एक 3 और एक 4, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूट यूज करेंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, N होगा। और कितने नंबर पे है, तो ध्यान से देखिएगा, इधर से गिनेंगे ना 1 2, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो 2 यहीं पे आ जाएगा, तीसरे पे आएगा, इधर से गिनूंगा मैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, CS2 CS3 ऐसे होगा। इधर से गिनूंगा तो 1 2 3, इधर से तीसरे पे आएगा, जबकि इधर से कितने पे आएगा, दूसरे पे, तो मैं इधर से गिनूंगा 1 2 3 4, ठीक है, आया ना। तो 2 पे क्या मिल गया मुझे, 2 पे मिल गया मुझे 1, आया समझ में। ये क्या है, आईयूपीएसी नेम है। ऐसे इसका अगर हम करें तब इसका भी हम कर सकते हैं, आया ना। इसका अगर हम नामकरण करें तो कितने हैं, 3 और एक 4 और 2 6, किधर से पहले आएगा, इधर से, 2 तो इधर हो ही गया होगा, तीसरे पे आएगा यहाँ पे, इधर से करूँगा तो चौथे पे आएगा, तो मेनली 3 पे मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो 6 है, तो 6 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स यूज करते हैं, सब सिंगल बॉन्ड N, और कितने पे मिल रहा है, 3 पे, 3 पे कौन मिल रहा है, कीटोन, इसलिए 1 3 1, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। हेक्स हेक्स N और 3 पे 1, एक बार और लिख दिया, बार बार उधर जाके छोटा हो जा रहा है, ठीक। अब इधर आइएगा, इस वाले का देखा जाए तो ये क्या है, बेंजाफिनॉन, इसका आईयूपीएसी नेम सेम, बेंजाफिनॉन,
ठीक है, बेंजाफिनोन। हाँ, अब इसका जब हमारे कार्बोनिल ग्रुप में क्या जुड़ा हो, दोनों साइड में क्या जुड़ा हो, बेंजीन जुड़ा हो, तब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जैसे इसमें बोलते हैं एसिटोफिनॉन, तो इसमें बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलेंगे, एसीटोन। तो एसिटोफिनॉन, एसीटोन। क्लियर है, ये याद हो जाएगा, आसान भी है इसको याद करना, है ना। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि ये आपसे जरूर मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा तो आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ दैट, तो इसका मतलब है बेंजाफिनॉन, और बेंजाफिनॉन मतलब एक साइड बेंजीन, दूसरी साइड CH3, बीच में कौन है, कार्बोनिल ग्रुप। ऐसे ही एसिटोफिनॉन या एसीटोन की भी बात कर देगा तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड क्या जुड़ा है, बेंजीन। ठीक है, तो इस पूरे को आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, और इस तरीके से नामनक्लेचर हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब नामनक्लेचर देख लेने के बाद अब हमारी जो कहानी है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगी कि इनको बनाते कैसे हैं, है ना, यानी प्रिपरेशन का मेथड अब हमको सीखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसका, कार्बोनिल ग्रुप के। तो कार्बोनिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया कैसे जाता है ये देखेंगे। ठीक है ना, आई बात समझ में। आई होप आज की क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, और कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि बाय मिस्टेक हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हो, तो वो भी बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।